मोदी साहब का कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन ने इंडिया की यहां पर तारीफ की है। ना सिर्फ इंडिया की बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करी है उसमें। अब देखो, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से जो पाकिस्तानी बेस्ड बिजनेसमैन हैं या वो बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, दूसरी कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, वो लगातार इंडिया की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बिकॉज उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के अंडर में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बिल्कुल भी नहीं है जहां पर इजीली बिजनेस किया जा सके, और वो उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरी नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ, और वो हमेशा यहां पर इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कराची में एक वहां के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग रखी थी। वहां पर भी एक बिजनेसमैन जो कि बड़े बिजनेसमैन थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, उन्होंने भी इंडिया की तारीफ करी थी और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप इंडिया के साथ फिर से अपने ट्रेड को शुरू कर दो। तो ये दोबारा हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन हैं ये बेसिकली इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है, इन बिजनेसमैन का नाम है साजिद तरार, और ये जो साजिद तरार बिजनेसमैन है ये बेसिकली बाल्टीमोर बेस्ड बिजनेसमैन है और ये ओरिजिनली पाकिस्तान के हैं। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो सिर्फ इंडिया के लिए ही एक अच्छे लीडर नहीं है, बल्कि वो उस पूरे रीजन के लिए, मतलब इंडिया एंड ऑल रीजन अराउंड इट, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक काफ़ी अच्छे लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ही इज़ अ बॉर्न लीडर, वो एक बॉर्न लीडर हैं और वो उन्होंने अपनी जो ये स्किल है उसको दिखाया है। और इवन उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, उन चुनिंदा भारत के प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया। वो भी तब विजिट किया जब पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जब बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं चल रहे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था, कोशिश की थी कि बायलेटरली ये मामला सुलझ सके। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इसमें सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने बायलेटरली मामला कभी सुलझने ही नहीं दिया, इस इशू को हमेशा से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी। अब यही साजिद तरार जो कि एक बाल्टीमोर पाकिस्तानी बेस्ड बिजनेसमैन है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूं, और अब ये बात इनका बोलना या इनका कोई भी कमेंट देना या किसी भी जो मीडिया एजेंसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये बिजनेसमैन है ये बहुत क्लोजली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और अभी भी रिसेंटली कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं उनके साथ में। तो इसीलिए जब ये बिजनेसमैन कहते हैं कुछ भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तानी सरकार के लिए भी, और टोटल इंटरनेशनल मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और उन्होंने आगे चल करके ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया में मोदी जी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ हमारे जो डायलॉग है, जो ट्रेड हमारा हुआ करता था, उसको दोबारा से सही करा लें। अब ये चीज़ ना रिपीटेडली दूसरी बार सामने आ रही है हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कराची वाली मीटिंग में भी बिजनेसमैन ने सेम चीज़ कही थी, अब इन्होंने भी सेम चीज़ कही है। अब देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, कि आपको पता है कि वो जो 370 का पूरा एपिसोड हुआ था, 370 के पूरे एपिसोड के बाद साल 2019 में ही पाकिस्तान ने खुद ही इंडिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को बिल्कुल खत्म कर दिया था। इंडिया वाज नॉट द वन, इंडिया वाज नॉट द एग्रेसर, एंड इंडिया इज नेवर द एग्रेसर। इंडिया ने कभी पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड टाइज को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद साल 2019 में किया। और इसी वजह से अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम, विडंबना ही सबसे बड़ी ये है कि उनके लिए खुद ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बन के सामने आ गया है कि एक बार तो आपने जैसे मालदीव्स की हालत आपने देखी है अभी, भाई तुम्हारे पास प्लेन उड़ाने के लिए पायलट नहीं है और तुमने इंडिया से प्रॉब्लम कर लिया, इंडिया से अपने रिलेशंस ख़राब कर दिए। अब वही पाकिस्तान के साथ सेम विडंबना है कि पाकिस्तान और ये सब छोटी छोटी कंट्रीज़ ना खुद को चाइना और यूएस समझते हैं, और जब उनको रियलिटी कोई आईना सामने दिखाता है तब समझ में आता है अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये गलती क्या हो गई कि अब इन्होंने खुद 2019 में ट्रेड टाइज को ख़त्म कर दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए ज़बरदस्त। अब जब उनको समझ में आ रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ आपकी इकोनॉमी ठीक, अब आप इंडिया और चाइना को देखो, इंडिया और चाइना के टेरिटोरियल इशूज़ है ना, बहुत सारे इश्यूज हैं। चाइना हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता है बॉर्डर पर, लेकिन चाइना और इंडिया बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, और ये अपने आप में एक आयरनी है और ये समझदारी होती है एक्चुअली में, जो कि पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते समझदारी। तो खुद ट्रेड टाइज बंद कर दिया अब उनके बिजनेसमैन के थ्रू। ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एकदम रेडी है इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए, और ये चीज़ रिपीटेडली थर्ड टाइम नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ रही है।
अब उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीसफुल रहेगा, साजिद तरार ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीसफुल रहेगा तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, या इंडिया के लिए भी ये बढ़िया होगा कि उनका नेबर जो है वो एक पीसफुल कंट्री है। लेकिन आप सबको पता है, अगर आप हिस्ट्री में देखो तो पाकिस्तान कितना भी पीसफुल हो जाए, पाकिस्तान एक तो पहली चीज़ पीसफुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर में वो टेररिज्म की जड़ें इतनी अंदर तक घुस चुकी हैं। जैसे एक पुराना पेड़ होता है ना जो सूख जाता है, जिसकी एज हो जाती है और वो सूख पूरी तरीके से सूख जाता है, उसको निकालते हैं जब उखाड़ते हैं और वो कई साल पुराना होता है, कई कई तो 40-40 50-50 साल पुराने होते हैं, तो जड़ के साथ साथ आगे पीछे की अगल बगल की जो मिट्टी है वो भी उखड़ आती है। पाकिस्तान का वही हाल है, टेररिज्म इतना अंदर तक घुस चुका है कि अगर आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो वो देश खत्म हो जाएगा, वो खुद ही खत्म कर देंगे, और अगर वो टेररिज्म रहा तब भी वो देश खत्म हो जाएगा। तो अब ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान के पास कुछ। तो वही वो चीज़ कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान पीसफुल रहा तो पीसफुल पाकिस्तान के रहने से भी इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फायदा इसका नहीं होने वाला, और पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज़्यादा पीसफुल कभी हो ही नहीं सकता है। हालांकि वहाँ की जनता के लिए काफ़ी तरस आता है, जो आप देखते हो इंटरनेशनल मीडिया में, जो वहाँ की जनता है वो हमेशा काफ़ी परेशान रहती है, कभी हाई इन्फ्लेशन रेट से, कभी हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एवरीथिंग मतलब डबल दी प्राइस होता है। जैसे जो इंडिया में प्राइस है उसका दुगना प्राइस पाकिस्तान में होता है हर चीज़ का। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, कोई अभी नहीं आ रही है ये चीज़ मीडिया में, ये पिछले 10 सालों 12 सालों से ये प्रॉब्लम लगातार उनके यहाँ पर चल रही है, और ये कभी सही तरीके से रिजॉल्व ही नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान की जो रिजॉल्व करने की जो मतलब मंशा है ना, वो मंशा ही सही नहीं है। एक्चुअली में दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो उनको पता नहीं है कि कैसे रिजॉल्व करना है, या तो उनको पता है वो करना नहीं चाहते रिजॉल्व। ये दो में से एक चीज़ हो सकती है। अब यही सवाल इनसे भी पूछा गया, साजिद तरार से, कि भाई जो इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर में, आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है? और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कई सारे इश्यूज भी हुए हैं पाकिस्तान के अलग अलग एरियाओं में। तो साजिद तरार ने इसका आंसर देते हुए कहा कि देखो, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वही मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू क्या है कि वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे जो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में जो आप देख रहे हो, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? प्रोटेस्ट का रीज़न साफ है उन लोग का कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो काफ़ी आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था आईएमएफ से कि भाई आप हमें लोन दीजिए, तो आईएमएफ ने उनसे कहा कि आप ये लोन चुका ही नहीं पाओगे, और अगर आपको चुकाना है तो आपको कुछ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे। अब ये रिफॉर्म क्या करने होंगे? आपको अपना टैक्स स्लैब बढ़ाना होगा, टैक्स बढ़ा दो, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी टैक्सेस लगाओ, इन सब सेक्टर पे टैक्सेस लगाओ। अब टैक्स लगने की वजह से क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर में कि वो जो महंगाई की मार है वो सीधा सीधा आम आदमी के जेब पर पड़ गई है। तो जाहिर सी बात है आम आदमी तो गुस्सा होगा ही, और ख़ास तौर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो बगल में देख रहे हैं कि अगर हम इंडिया में होते आज भी, अगर पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई नहीं किया होता ये एरिया और हम इंडिया में होते आज भी, तो हम कश्मीर की तरह जो आज कश्मीर है उसकी तरह खुशहाल होते। जहाँ पर आप देख रहे हो कश्मीर के अंदर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर अभी इलेक्शन हुआ, लार्जेस्ट वोटर टर्नआउट हुआ इस बार में। जिस कश्मीर में कभी 10%, 12%, 15-17% वोटर टर्नआउट होता था, उस कश्मीर में आज 35 to 40% वोटर टर्नआउट है। अभी रिसेंट में ये डेटा आया है। तो वो लोग देखते होंगे ये सारी चीज़ें और उनको फील होता होगा। सेम इशूज़ बालूचिस्तान के अंदर में है, बालूचिस्तान में भी सेम प्राइसेस हाई है, एनर्जी रिच एरिया है बालूचिस्तान, ठीक है, इतने सारे मिनरल रिच एरिया है बालूचिस्तान। वहाँ वो बालूचिस्तान सबसे ज़्यादा गरीब है पूरे पाकिस्तान के अंदर में। वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं रहती। ये इशूज़ हैं बालूचिस्तान के लोगों के। बालूचिस्तान के लोगों के कभी कुछ सेशनिस्ट इशूज़ नहीं थे पहले, उनके ये इशूज़ पाकिस्तान की सरकार से थे। पाकिस्तान की सरकार ने उनको जब कभी रिजॉल्व नहीं किया तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएं। इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग यानी पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ में चले जाएं, और इसीलिए ये सारे इशूज़ हैं। और इनको एड्रेस किया साजिद तरार ने, और इस पर पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान ना प्रॉब्लम क्या, गलती क्या कर रहा है पाकिस्तान कि वो इन इश्यूज को बेस लेवल पर, ग्राउंड पर जाकर के वो सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। अब आगे चल करके साजिद तरार ने कहा कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो मैंने अभी आपको लिस्ट कराई, जो हाई इन्फ्लेशन रेट की प्रॉब्लम्स हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस की प्रॉब्लम है, डीजल के प्राइसेस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो ये इश्यूज चल रहे हैं, इनका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो गवर्नमेंट खुद है और उनके जो पीएम हैं वो खुद हैं। क्योंकि वो लगातार क्या करते रहे, वो लगातार सब्सिडीज़ पे सब्सिडीज़, फ्रीबीज़ पे फ्रीबीज़ अपने लोगों को बांटते रहे। पिछले 10, 12, 15 जो भी सरकार आई, एक तो कोई सरकार पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाती,
जितने टाइम के लिए वो आती है, वो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, वो मुद्दे क्या होते हैं कि हम आपको ये फ्री कर देंगे, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, हम आपको ये चीज़ देंगे, और वो इन्हीं मुद्दों को पूरा करते करते इतनी सब्सिडीज़ और इतना फ्रीबीज़ बांट देती है कि वहाँ के लोग कि वहाँ की जो अब ये जो सब्सिडीज़ और फ्रीबीज़ ये लोग बांट रहे हैं, वो आखिर तो आपकी इकॉनमी पर कभी तो कभी डेंट दिखाएंगे ही। तो ये आपकी इकॉनमी पर आज 10-12 साल बाद डेंट दिखा रहे हैं, और इसीलिए ये मेजर प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान के अंदर में क्राइसिस है। अब इस क्राइसिस को ठीक करने का मतलब ठीक करने की जो मंशा है पाकिस्तान की सरकार की, वो इसको ठीक करना एक्चुअल में जानते ही नहीं है, ऐसा साजिद तरार का कहना है। वो कह रहे हैं कि कोई एफर्ट ही नहीं है इनका कि इस प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल से ठीक किया जाए या इसको समझा जाए कि एक्चुअल में इशू क्या है। इनको ये लगता है कि जब भी प्रॉब्लम्स में आओ तो आप एक काम करिए, आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करा लो, आप वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा लो, आप IMF से पैसा उठा लो, आप अमेरिका से पैसा ले लो, आप चाइना से पैसा लो CPEC के थ्रू, और उसको कहीं और खर्च कर दो अपने लोगों पर। तो हमेशा से ये करते आए हैं, तो आखिर वो लोन तो आपके ऊपर चढ़ ही रहा है, वो लोन तो कभी ना कभी आपको वापस पे आउट करना ही है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा इतने मेजर क्राइसिस में फंस जाता है। हमेशा ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान की हर 3 साल पर क्यों आ जाती है कि पाकिस्तान को लगता है कि ये बैंकरप्ट हो जाएगी कंट्री पूरी। तो हर 3 साल में क्यों होता है ऐसा पाकिस्तान के साथ? क्योंकि ये एक बार पैसा उठाते हैं और फिर उसको खाते हैं 3 साल, फिर पैसा उठाते हैं, फिर उसको खाते हैं 2 साल। तो इसीलिए ये इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान के लोग अब इससे पूरा परेशान हो चुके हैं। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिया से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में अपनी ट्रेड टाइज को दोबारा से खोले। एटलीस्ट कोई तो ऑप्शन दिखे कि ये सारी कुछ चीज़ें जो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर में वो ठीक हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें कहने वाले साजिद तरार हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ कई सारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके हैं। और ये सिर्फ अकेले बिजनेसमैन नहीं हैं पाकिस्तान के जो ऐसा कह रहे हैं, इनसे पहले भी कई सारे बिजनेसमैन ने सेम चीज़ करी थी। अब लास्ट में इन्होंने इस पूरे अपने इंटरव्यू को ख़त्म करते करते इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया और कहा कि इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो उनकी यंग पॉपुलेशन है वो विलिंग टू वर्क है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड पॉपुलेशन है, जो उनके यंग लोग हैं, जो उनके IT सेक्टर के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे रहते हैं। तो वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एज एन इंडियन लोगों के अंदर में एक मैसेज गया हुआ है कि अगर इंडियन है तो ये IT सेक्टर में बहुत अच्छा होगा। ये IT कंपनीज उनको हायर करती हैं तुरंत। जो उनके कॉलेजेस हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड कॉलेजेस हैं और वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन के मामले में वो पाकिस्तान से बेटर हैं, बिजनेस के मामले में वो पाकिस्तान से बेटर हैं। तो वो वहाँ पर वो एक एक ऐसी है जहाँ पर बिजनेस करना काफ़ी आसान है, पढ़ने जाना काफ़ी आसान है, जो अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करो तो वो उतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। अब पाकिस्तान के अंदर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मेजर पैसा है, और ये रिपोर्ट ORF की रिपोर्ट थी जो उन्होंने साइट की, इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो मेजर पैसा है वो एक्चुअल में टेरर फंडिंग में चला जाता है। पाकिस्तान जो इन आतंकवादियों को शरण देता है, एक्चुअली वो ये आतंकवादी पाकिस्तान को खुद ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। दूसरी कंट्री का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई मेजर नुकसान नहीं हो रहा है, पाकिस्तान अंदर से ही खोखला होते जा रहा है, ऐसा साजिद तरार का कहना था। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ में दिए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से, यानी कि अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम ने आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान किया है, और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, इसको देखो देने से आपका 2 फायदा होगा। एक तो ये होगा कि अगर आप UPSC CSC का एग्जाम देने वाले हो 2024 या 2025 में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर आप बिगिनर हो, कि UPSC के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वेश्चन के वो किस लेवल के हैं। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि टाइम मैनेजमेंट का क्या क्या गेम है या गाइडेंस का क्या गेम है। तो ये टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट आप ज़रूर से दीजिए। दूसरा फायदा इसमें आपको ये है कि अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो आपको यहाँ पर 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। प्लस इसके साथ अगर आप लकी हुए तो आप ऐसे एक्साइटिंग प्राइसेस भी जीत सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, Amazon वाउचर्स, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सारी चीज़ें। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, देने में क्या प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करिए। ये टेस्ट आपका 19 मई को होगा, 11 AM और 5 PM दोनों टाइम पर। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।